नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को 16 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया है। इसके कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो अब हम इस पार्ट में एक सिविल मैटर से रिलेटेड है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह का जजमेंट्स हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए एक सिविल अपील जो थी ऑफ 2023 की, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन है सिविल 25714 टू 17 ऑफ 2019, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स ये अपीलेंट है और जो रिस्पोंडेंट है वो एक जो एक सिविल जज है जिनको इंक्वायरी हुई थी हाई कोर्ट की, तो उसमें उनको टर्मिनेट कर दिया गया था और रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी और रिट पिटीशन भी डिसमिस हो गई थी, लेकिन डिविजनल बेंच ने जो रिस्पोंडेंट है उनकी अपील को रिट अपील को अलाउ कर दिया था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रार जनरल है उन्होंने आगे अपील फाइल की और आइए देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। अब हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर देखिए आपका कंटेंट्स पे अगर हम जाएंगे तो ये बताया है कि डिविजनल बेंच का जो कर्नाटका हाई कोर्ट का था उस ऑर्डर को चैलेंज किया है और जो इसमें जो पेनल्टी फॉर द डिसमिसल थी, जो रिस्पोंडेंट को टर्मिनेट किया गया था, पेनल्टी डिसमिसल ऑफ द सर्विसेज, जो कि एक सिविल जज जूनियर डिवीजन थे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ने आगे अपील डाली डिविजनल बेंच के ऑर्डर के ऊपर और दोनों की कंटेंशियस होने के बाद अब यहाँ पर फैक्ट्स ये बताए गए कि जो रिस्पोंडेंट की अपॉइंटमेंट हुई थी सिविल जज और एक नोटिफिकेशन हुआ था 31 जनवरी 1995 का, कुछ ग्रॉस मिसकंडक्ट की एलिगेशंस थी और उनको सस्पेंड किया गया था। ऑर्डर आया था 25 जनवरी 2005 का, जिससे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी और उसके बाद चार्ज मेमो है वो इशू हुए थे 23 मार्च 2005 में। डिपार्टमेंट इंक्वायरी का नंबर बता रखा है, फिर एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर इंक्वायरी 3 और डिपार्टमेंट नंबर 4 एंड 5। तो ये चार जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी के चार्ज मेमो हैं वो इशू किए थे और सबकी सेपरेट इंक्वायरीज हुई थी चार्ज मेमो पे और सबको कैलकुलेट करके सेपरेट रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट की गई थी इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा और कुछ चार्जेस प्रूव हुए थे और कई चार्जेस प्रूव नहीं हुए थे और उसके बेसिस पे शो कॉज नोटिस है वो इशू हुआ था और फिर उसके बाद फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने रिजॉल्व किया था 4 अक्टूबर 2008 को और प्लेंटी थी डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज वो इशू की थी रिस्पोंडेंट के ऊपर और रेजोल्यूशन पास हुआ फुल कोर्ट द्वारा और डिसमिसल ऑफ द सर्विसेज जो पास की गई बाय द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, जो ऑर्डर था 2009 का 19 मार्च 2009 का। अब उस फाइंडिंग्स को इंक्वायरी ऑफिसर की फाइंडिंग्स को चैलेंज किया था। रिस्पोंडेंट ने 3 रिट पिटीशंस फाइल की थी और डिसमिसल ऑफ द सर्विसेज को भी चैलेंज किया था और उसके लिए सेपरेट रिट पिटीशन फाइल की थी। सारी रिट पिटीशंस जो है वो डिसमिस कर दी गई थी बाय लर्नड सिंगल जज और इनका कॉमन ऑर्डर आया था 30 नवंबर 2011 को। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने इंट्रा कोर्ट अपील है वो फाइल की थी डिविजनल बेंच के पास। तो यहाँ बताया कि डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने एक काफी स्ट्रेंज ऑर्डर पास किया था। इसमें ना सिर्फ जो ऑर्डर था प्लेंटी का उसको सेटिसाइड कर दिया और डायरेक्शंस दी थी कि कोई फर्दर इंक्वायरी भी है जो है रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके बेसिस पे कॉमन ऑर्डर पास किया था जो बैच ऑफ 4 इंटर कोर्ट अपील्स फाइल की गई थी और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ने उनसे एग्रीवेट होकर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील है वो फाइल की। अब यहाँ पर कितना करेक्टनेस क्या है उस ऑर्डर की, तो रेवल कंटेंशंस क्या थी, तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सारे को टेबलेट फॉर्म में चार्जेस जो फ्रेम हुए थे रिस्पोंडेंट के और जो रिप्लाई जो दिया गया था और फिर फाइंडिंग्स क्या थी इंक्वायरी ऑफिसर की, उन तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो सारे यहाँ पर मेंशन किया गया है और जो चार्जेस अगेंस्ट द जुडिशियल ऑफिसर जो चार्ज बताया, रिप्लाई क्या दिया गया था और फिर उसके बाद प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारे यहाँ पर बताई गई हैं। इंक्वायरी ऑफिस जो DI नंबर 2/2005, तो कुछ चार्जेस थे वो प्रूफ हो गए थे, कुछ जो चार्जेस हैं वो नहीं प्रूव हुए थे।
जैसे प्रूफ थे कि यहाँ बताया कि जुडिशियल ऑफिसर ने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी जिसमें टेम्पररी इंजंक्शन जो दी थी और फर्दर ग्रांट कर दिया था एक्स पार्टी ऑर्डर और अनदर सिविल सूट जो कि स्टेट के अगेंस्ट था, जो कि डिफेंडेंट द्वारा किया गया था अंडर सेक्शन, जो कि वायलेशन था अंडर सेक्शन 80 सब पार्ट 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये चार्ज था वो प्रूव हो गया था और कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए थे कि जुडिशियल ऑफिसर ने कोई विटनेस को एग्जामिन नहीं किया सेवरल केसेस में और रिकॉर्ड की, और जबकि वो पॉसिबिलिटी थी रिकॉर्ड कर सकते थे। तो रिप्लाई जुडिशियल ऑफिसर ने दिया था कि कोर्ट जो है वो हियरिंग कर रही थी अदर केसेस को और लोकल और इंगेज थी लोकल अदालत में, तो ये चार्ज प्रूफ नहीं हुआ था। तो इस तरह के कई चार्जेस प्रूव हुए, कई चार्जेस नहीं प्रूव हुए। अभी जब प्रूफ हुआ था चार्ज, उसने कहा था कि एक जुडिशियल ऑफिसर ने एक बेल दे दी थी अक्यूज्ड को, जो कि वायलेशन है ऑफेंसेस अंडर कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट का। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी रिप्लाई दिया था। तो सिमिलरली एक और चार्ज था कि जुडिशियल ऑफिसर ने टेक्स्ट ऑफ जजमेंट है वो प्रिपेयर कर दी थी और प्रोनाउंस किया था ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट ओपन कोर्ट में, और जबकि जजमेंट है एक्चुअली जो प्रिपेयर्ड थी वो लेटर प्रिपेयर्ड हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई दिया था कि ऐसी कभी उन्होंने जजमेंट है वो प्रोनाउंस नहीं की थी, और क्योंकि एक उनके पास एक न्यू स्टेनोग्राफर था जो कि हैबिट नहीं थी उसको मेंटेनिंग द स्टेनोग्राफर जो बुक है उसको मेंटेन करने के लिए, और इरेगुलर डिक्टेशन थी और स्टेनोग्राफर्स ने भी एडमिट किया था शॉर्ट कमिंग्स में जो लेटर रिप्लाई में था, और उसके बाद रिजाइन कर दिया था सर्विसेज में। और स्ट्रेंजर जो स्टेनोग्राफर था वाज ए नोवाइस और नेग्लिजेंट था और इनएफिशिएंट था वर्क में, और टेक्स्ट जो टाइप करते थे वो एक टाइपोग्राफिकल एरर्स थी और सेवरल ओकेजन्स में रीटाइपिंग की गई थी। इनएफिशिएंसी ऑफ स्टेनोग्राफर, उस पर सेवरल मेमोज भी इशू किए थे और उसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी को भी टेंडर किया था राइटिंग में। तो और साथ में एक और रिप्लाई साथ ये दिया था कि कोई भी कंप्लेंट्स नहीं थी पार्टीज की द्वारा। कंप्लेनेंट ने जो कि कंप्लेनेंट ने जो एक एडवोकेट का नाम बताया जिन्होंने फॉल्सली इम्प्लीकेट किया था। तो इस तरह की उन्होंने अपने जो कंटेंशंस थी वो दी थी, मतलब जो रिप्लाई दिया था। तो ये चार्ज था वो प्रूफ हो गया था। तो सिमिलरली एक और प्रोनाउंसमेंट की थी जजमेंट सूट की, सिविल सूट की, जो कि 9 अक्टूबर 2002 को हुई थी, और जबकि जजमेंट जो एक्चुअली डिक्टेट की गई थी 11 अक्टूबर 2002 को। तो यहाँ पर भी इन्होंने डिनाई किया कि किसी ने मिसचीफ कंप्लेंट कर दिया, वेस्टेड इंटरेस्ट पे कोई कंप्लेंट नहीं थी लिटिगेंट्स द्वारा, और कोई भी कंप्लेंट नहीं और एडवोकेट्स के द्वारा कोई नहीं थी, कोई किसी ने फंसाने की कोशिश किया। तो इस तरह के से रिप्लाईज दिए, तो लेकिन ये चार्ज भी प्रूफ हो गया था। ऐसे कई इंक्वायरीज चली थी, उन सबके कुछ चार्जेस प्रूव हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया, वो ये था कि चार्जेस कुछ प्रूव हुए थे, कई और सम रिलेटेड जुडिशियल ऑर्डर्स जो है पास किए थे रिस्पोंडेंट द्वारा। अब हम उस सारे चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो ऑर्डर ऑफ प्लेंटी थी, डिसमिसल ऑफ द सर्विसेज जो से डिसमिस किया गया था, क्या वो जस्टिफाइड थी अदर चार्जेस से द्वारा, और डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने क्या सही थे कि उन्होंने जो ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया था। अब कोर्ट ने यहाँ पर अपना ओपिनियन दिया कि कई चार्जेस जो है वो रिवॉल्व करते हैं डिस्पोजल ऑफ द सर्टेन केसेस, उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन जो कुछ सीरियस चार्जेस थे जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ जजमेंट इन ओपन कोर्ट, और कुछ चार्जेस ऐसे थे कि जो प्रोनाउंस कर दिया था ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ जजमेंट ओपन कोर्ट और विदाउट होल टेक्स्ट ऑफ जजमेंट जो है वो रेडी भी नहीं था। तो फिर जैसे कि उन्होंने कुछ चार्जेस जैसे ऊपर डिस्कस किया, तो कुछ भी बताया है उन्होंने चार्जेस के बारे में, चार्जेस 1, 2 और 4 और 5। तो कोर्ट ने कहा कि ये चार्जेस बहुत सीरियस इन नेचर है, आप रिस्पोंडेंट को यहाँ पर प्रोनाउंस करनी चाहिए थी जजमेंट को, ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट को ओपन कोर्ट में विदाउट द होल ऑफ द जजमेंट बीइंग रेडी। जबकि जब तक कोई जजमेंट रेडी नहीं होती है तो ऑपरेटिव पार्ट जो है वो प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए था। तो ये एक सीरियस पार्ट है। तो सिमिलरली एक दूसरा चार्ज था कि ऑक्शन ऑफ सेल प्रॉपर्टीज जो सीज्ड की गई थी इन्वेस्टिगेशन द्वारा, तो ये भी जो है वो सीरियस नेचर पे है, और रिप्लाई जो दिया गया वो काफी ज्यादा विशी एंड वॉशी है। और जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट ने आगे अपना ओपिनियन दिया कि जुडिशियल ऑफिसर है वो प्रोनाउंस नहीं कर सकता है जजमेंट को, जबकि कंक्लूड करता है पोर्शन ऑफिस जब तक वो जजमेंट को कंक्लूड नहीं कर लेता है ओपन कोर्ट में, जबकि पूरा इंटायर टेक्स्ट और जजमेंट प्रिपेयर ना हो जाए और डिक्टेट ना हो जाए। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो
स्टेनोग्राफर के ऊपर डाल दी। और हम ये नहीं देखते कि चार्जेस जो थे वो कंप्लीटली वाइट वॉश्ड कर दिया हाई कोर्ट ने इम्प्यून जजमेंट द्वारा। तो यहाँ पर एक हाई कोर्ट ने बताया कि जो डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने स्वेट कर दिया अनड्यूली बाय एनोमोसिटी कि ये कुछ मेंबर्स थे लोकल बार के और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, उन्होंने उनको फंसाया। लेकिन अज्यूम भी कर लेते हैं कि कोई इस तरह का इल विल या मोटिव जो है वो कंडक्ट का वो प्रिपेयरिंग नहीं था जजमेंट्स के ऊपर, लेकिन जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ द आउटकम द केस जो है वो एक कंडोनेबल कंडक्ट है। तो सम चार्जेस जो रिवॉल्व करते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, तो ये एक फाउंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्वायरी बनता है। तो कुछ हम चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो चार्जेस रिवॉल्व करते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंसी और कैलेसनेस रिस्पोंडेंट की, नॉन प्रिपेयरिंग द जजमेंट बट प्रोवाइडिंग ए फेट अकॉम्प्ली, इज टोटली अनएक्सेप्टेबल और अनबिकमिंग अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर बनता है। और यहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि एक एक्सपीरियंस नहीं था स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर के ऊपर ब्लेम कर दिया, तो और ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस नहीं की, तो ये सारी चीजें अनएक्सेप्टेबल है। हाई कोर्ट ने भी अनफॉर्चुनेटली एक पंचतंत्र स्टोरी को एक्सेप्ट कर लिया और सारी ब्लेम कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि स्टेनोग्राफर एज ए विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया है। तो यहाँ पर इस तरह की हाई कोर्ट की अप्रोच भी अनसस्टेनेबल है, क्योंकि रिस्पोंडेंट की ड्यूटी थी कि मतलब रिस्पोंडेंट का केस था वो जो कि उन्होंने स्टेनोग्राफर के ऊपर ब्लेम लगाया था, तो ये उनको समन करना चाहिए था एज ए विटनेस। हाई कोर्ट ने जो रिवर्स कर दिया बर्डन ऑफ प्रूफ, तो यहाँ पर कोर्ट ने आगे बताया कि जो फुल रेजोल्यूशन पास हुआ था कोर्ट द्वारा, तो यहाँ पर ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि चार्जेस प्रूव्ड हुए हैं और फाइंडिंग्स ऑफ दी इंक्वायरी ऑफिसर क्या रीजनेबल है और प्रोबेबल है और नॉट परवर्स है, और रूल्स एंड प्रोसीजर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया गया है, और प्लेंटी जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है ग्रेविटी ऑफ द मिसकंडक्ट और पास्ट रिकॉर्ड एंड एनी अदर एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने टेस्ट नहीं किया करेक्टनेस ऑफ द प्लेंटी जो यहाँ पर दी गई थी। तो हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स दे दी अपनी पैरा नंबर 26 ऑफ इम्प्यून ऑर्डर पे। लर्नर जज ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बताया कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो फेस कर रहे हैं लोअर लेवल पे। फिर आगे हाई कोर्ट ने बताया पैरा नंबर 26 में इम्प्यून ऑर्डर में कि कुछ एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस हैं वो रिस्पोंडेंट है, वो कोई ग्रेव मिसकंडक्ट नहीं बनता है। और फिर आगे फ्यूल पे ऐड किया हाई कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 36 पे, डिसमिसिंग ऑफ द सर्विसेज इटसेल्फ इज अ वेरी मच एट्रोशियस। तो यहाँ पर यह बताया कि हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग्स थी, ये फुल कोर्ट के ऊपर अटैक हो रहा है जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, क्योंकि जो कि उन्होंने इस तक पर सर्टिफाई कर दिया कि रिस्पोंडेंट जो है इनोसेंट और एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। अब ये हम ये नहीं जानते कि हाई कोर्ट ने ये कंक्लूजन कहाँ से लिया है। तो यहाँ पर सारे जजमेंट्स पर रिलाई करते हुए यहाँ पर आया कि जो डिसमिसल ऑफ द सर्विसेज थी जो कि दी गई थी और कॉपीज ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट्स थी वो रिस्पोंडेंट द्वारा दी गई थी, और शो कॉज नोटिस हुआ था और रिप्रेजेंटेशंस दी गई थी रिस्पोंडेंट की तो सो एंड सो डेट को, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने कंसीडर किया था मैटर को। और इसमें फिर बताया था कि जो फर्निश्ड की थी कॉपीज को और रिस्पोंडेंट को, फिर उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू हुए थे और रिप्रेजेंटेशंस दी गई थी रिस्पोंडेंट के द्वारा, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने कंसिडर किया था मैटर को 28/8/2008 को, और उसके बाद फुल कोर्ट में प्लेस किया था 4 अक्टूबर 2008 को। और अब जो ओपिनियन था हाई कोर्ट का कि जो सेकंड शो कॉज नोटिस था वो एक वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है इज फैक्चुअली एंड इज नॉट फैक्चुअली एंड लीगली करेक्ट। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर माननीय कोर्ट ने जो है उनके तो एग्री नहीं किया उन्होंने हाई कोर्ट से, और सेट असाइड कर दिया। यहाँ पे यही बताया कि जो हाई कोर्ट को ने जो केस था वो सेट असाइड कर दी थी प्लेंटी को, और कि फर्दर इंक्वायरी जो है नहीं इशू होनी चाहिए अगेंस्ट द डिलिंक्वेंट। बट इस केस में हाई कोर्ट ने जो एग्जैक्टली किया वो सेम किया और एक न्यू जुरिस्प्रूडेंस है वो क्रिएट कर दिया, और जो रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द इम्पेंज ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट था उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, और उसमें ये बताया था कि यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर पूरा यहाँ पर बताया कि किस तरह से अलाउ की थी रिट अपील को, और साथ में ये भी कह दिया था कि अपीलेंट को इज टू बी ट्रीटेड इज इन द सर्विस टिल डेट ऑफ सुपरएनुएशन और all consequential monetary benefit with the interest of 8% per annum. The compliance shall be done within 3 months. तो
यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि अपील जो है उसको माननीय कोर्ट जो अपील है, यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल ने जो कोर्ट अपील डाली थी उसको अलाउ किया जाता है, और जो डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसे सेटिसाइड किया जाता है, और ऑर्डर ऑफ द प्लेंटी इम्पोज की गई थी रिस्पोंडेंट के ऊपर कि जो टर्मिनेट किया जा रहा है उनको, उसको अपहेल्ड कर दिया, और रिट पिटीशन जो है जो रिस्पोंडेंट द्वारा जो फाइल की गई थी उससे डिसमिस कर दिया था, जो सिंगल बेंच के सामने, सिंगल जज के सामने डाली गई थी, उसको जो है उसी को मतलब जो रिट अपील को सेटिसाइड कर दिया। तो जो रिट पिटीशन थी वो ऑलरेडी थी, वो उसे डिसमिस कर दिया। तो ये ऑर्डर नो कॉस्ट के साथ दिया गया है, अप्रैल 10, 2023 को आया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।